साथियों, इस वीडियो में हम पहले ये जो सिलेबस है, इसकी यूनिट जो 5 है प्रीलिम्स परीक्षा की, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर वीडियो शुरू करेंगे कि हम किस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। हम थोड़ा सा आपको समझा दें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो नया सिलेबस है प्रीलिम्स का, उसकी जो यूनिट 5 है, उसमें लिखा हुआ है भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था को हमें पढ़ना है। तो देखो, मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, इन 3 टॉपिक के लिए, इनको तो हम मध्य प्रदेश परीक्षा धाम बुक से कंप्लीट कर ही रहे हैं। बाकी जो बचे हुए टॉपिक है ना, इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो पूर्वावलोकन वाली बुक आती है ना, उससे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही लगाएंगे, ताकि कहीं से भी बच के क्वेश्चन ना जा सके। अभी हमने पहले भारतीय संविधान वाला जो टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो के माध्यम से। आज हम राष्ट्रपति को देखेंगे, है ना, और साथ ही संघीय कार्यपालिका को भी देख लेंगे। देखो, संघीय कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद शामिल होती है। साथ ही महान्यायवादी भी शामिल होता है। तो इन सभी को भी पढ़ना जरूरी है। इसमें तो नहीं लिखा है अलग से, लेकिन हमें प्रधानमंत्री भी पढ़ना होगा, राष्ट्रपति भी पढ़ना है, उपराष्ट्रपति भी पढ़ना है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद भी पढ़ना है। साथ ही इसके साथ लिखा है संसद, तो लोकसभा और राज्यसभा भी पढ़नी होगी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था वाला टॉपिक दिया हुआ है। संवैधानिक संशोधन पढ़ने हैं। मौलिक अधिकार, कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ना है। साथ ही जो यूनिट 10 में आयोग दिए थे, वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिए गए हैं, तो इनकी मोटी मोटी जानकारी बस लेनी है, ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है अब हमें इन्हें, है ना। तो मोटी मोटी जानकारी लेनी है, ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं पढ़ना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम आपको बताएं कि ये जो पूर्वावलोकन वाली बुक आती है ना, उनमें पहले नोट्स दिए रहते हैं, फिर उसके बाद एमसीक्यू रहते हैं। तो हमारे नोट्स और एमसीक्यू दोनों ही साथ में कंप्लीट हो जाएंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है स्टडी का, जिसमें कि अध्ययन भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज हम राष्ट्रपति से शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि राष्ट्रपति को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। फरवरी निकलने को है, फरवरी जल्दी ही निकलेगा, फिर मार्च का बस महीना है और 28 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है। ज़्यादा समय नहीं है। साथ ही मध्य प्रदेश परीक्षा धाम के वीडियो कंटिन्यू आ रहे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है राष्ट्रपति। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा, है ना। क्वालिटी में जाके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ है तो थोड़ा सा हो सकता है आपको कि क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। यहाँ से मैंने वीडियो बहुत ही शानदार क्वालिटी में ही अपलोड किया है। बस आपको अपने वीडियो में जाके सेटिंग में जाके थोड़ी सी क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान है भारत का, और राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो कैसे पता चला? अब भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 52 है ना, 52 है, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है कि समस्त कार्यपालिकी शक्तियां किस में निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 54 जो है, अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। देखो क्या है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन तो प्रतिवर्ष आ रहे हैं, संसद से क्वेश्चन प्रतिवर्ष आ रहे हैं, संविधान सभा से क्वेश्चन प्रतिवर्ष आ रहे हैं एमपीपीएससी में। इस बार सिलेबस बदला है और स्पेसिफाई करके इनको लिख दिया गया है, और इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अनुच्छेदों से क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं और आएंगे, इसलिए अनुच्छेदों को पढ़ना आपको बहुत अच्छे तरीके से है। साथ ही अनुच्छेद का एक वीडियो भी आएगा और उसके एमसीक्यू का वीडियो भी आएगा, तो वो भी आपको देख लेना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। देखो, 3 लोग शामिल होते हैं। कौन कौन? एक तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य। लेकिन सभी के सभी सदस्य निर्वाचित होने चाहिए, अर्थात मनोनीत सदस्य वोट नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम
1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है ना, उसके सदस्य अभी वर्तमान में इसके लिए वोट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। तो ना तो मनोनीत सदस्य और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव भी किसी विवाद की जांच करनी है तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करता है। इतना तो आपके लिए कंफर्म हो गया होगा। राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव संबंधी विवाद की जांच जो है वो कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, तथा सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अर्थात इस लाइन का कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि जिस समय राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे हैं उस समय कोई सदस्य उपस्थित नहीं हो, निर्वाचित सदस्य, तो इसका मतलब ये नहीं है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण माना जाएगा। हो सकता है कोई विधानसभा सत्र ही न, कोई विधानसभा भंग हो गई हो, तो किसी राज्य की, बाकी राज्यों की विधानसभाएं हैं, किसी एक आध राज्य की विधानसभा भंग भी हो जाती है तो भी निर्वाचक मंडल अपूर्ण नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं जो हैं उसमें भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है ना, तो ये 3 योग्यताएं होनी चाहिए आप में। एक तो भारत के नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु आपने पूरी कर ली हो और साथ ही लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की आप में योग्यताएं हो। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। आप राष्ट्रपति का नामांकन तभी भर सकते हो जब आपके 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदक हों। पहले इससे कम हुआ करते थे, लेकिन फिर बाद में ना संशोधन करके इसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति का नामांकन भर दिया करता था, किसी के भी साइन लिए और करा दिए तो कर देते। अब ऐसा नहीं है, अब 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक कर दिए गए हैं, ताकि फॉर्म भरने के लिए आपको 100 सदस्यों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। भारत के राष्ट्रपतियों की ये लिस्ट दी हुई है, तो इसे आप ध्यान से समझेंगे। भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनाया गया। बराहगिरी वेंकट गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए। इनके बस देखो क्या है, एक बार नाम पढ़ लो, कार्यकाल याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ऐसे क्वेश्चन आए हैं, कभी ना आएंगे। बराहगिरी वेंकट गिरी बनाए गए, फिर बाद में फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया गया। बीडी जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान अभी फिर रामनाथ कोविंद, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू। अब आते हैं थ्योरी पर वापस से। राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि जो है वो 15,000 रुपये जमा करना होता है। पहले यह भी कम थी, इसलिए बढ़ा दी गई। कोई भी फॉर्म भर देता था, है ना, कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए नाम हो जाए। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख है। तो राष्ट्रपति कितने वर्ष तक पद पर रहेगा, इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 56 में है। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। और अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति का अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति है वो पुनः निर्वाचन के लिए नामांकन कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। वहीं 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात ही पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि 1971 की जनगणना के अनुसार अभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोटिंग काउंट होती है और ये कब तक चलता रहेगा? 2026 की जनगणना के 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी ना, तब तक ये चलता रहेगा। अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा में सदस्य है राष्ट्रपति चुना जाता है तो उसे अपना वो यह समझ लिया जाएगा कि उसने अपने सदन का जो सदस्यता थी वो रिक्त कर दी है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो कौन दिलाएगा? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएगा। ज्येष्ठतम न्यायाधीश का अर्थ वही होता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन जो है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है और राष्ट्रपति के वेतन भारत की संचित निधि पर भारित है। किस पर भारत है? भारत की संचित निधि पर भारित है। अनुच्छेद 56(1) ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही चलाया जा सकता है। तो ये एकमात्र आधार है कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने लगे तभी महाभियोग लगाया जा सकता है, उसके अलावा नहीं। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61(2) के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कि कम से कम 14 दिनों की ऐसी लिखित सूचना में दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित भी होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर ऐसी कोई संकल्प लाया जाता है तो उसमें कम से कम 14 दिन पहले सूचित करना होगा और जब ये संकल्प लाया जाएगा तो कम से कम सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 हिस्सा, जैसे सदन में मान लो ऐसा कि 200 सदस्य हैं तो कुल सदस्य संख्या अगर सदन की 200 है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ ही संकल्प लाया जा सकता है। अनुच्छेद 62(2) के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। अगर किसी कारण पद रिक्त हो जाता है तो पद भरने के लिए 6 माह का समय दिया जाता है। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब तक पद खाली रहता है कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालते हैं। यदि इन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, हो सकता है कि कोई वजह हो कि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है, तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। किसी कारण से मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध नहीं है तो जो उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेंगे। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। आर्टिकल 86 है जो
आर्टिकल 86 में क्या है कि संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण का जो अधिकार है वो 86 में दिया हुआ है। और अनुच्छेद 87(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ होने में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ होने में एक साथ समवेत सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। क्या होता है कि जैसे ही लोकसभा के आम चुनाव होते हैं ना, और पहले सत्र जो शुरू होता है उसका प्रथम बैठक में अभिभाषण दिया करता है राष्ट्रपति। साथ ही वर्ष का जो पहला सत्र शुरू होता है ना, उसमें भी समवेत अभिभाषण देते हैं, अर्थात सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण देते हैं संयुक्त बैठक में। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति, 108 के अनुसार। और अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति को रोक अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटा सकेगा। तो राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? एक तो स्वीकृति प्रदान करेगा, कर सकता है। दूसरा, स्वीकृति को रोक भी सकता है ना, अथवा धन विधेयक के अलावा, है ना, किसी भी अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं भेजा जा सकता है क्योंकि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। यदि विधेयक को सदनों द्वारा सदनों सहित या उसके बिना फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। अर्थात राष्ट्रपति इस बार बाध्य है पुनः किसी विधेयक को, जैसे राष्ट्रपति ने किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और सदन ने उसे दोबारा से पारित करके भेजा, तो राष्ट्रपति फिर उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी राष्ट्रपति को। ऐसा नहीं कर सकता राष्ट्रपति कि उसे दोबारा से लौटा दे या फिर उस पर स्वीकृति रोक ले, ऐसा नहीं कर सकते, है ना। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता है। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर ही संसद का गठन होता है, इसलिए दोनों सदनों से पारित होने के बाद जो कानून जाता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, और जब विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वह कानून का रूप धारण कर लेता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को है, और किस अनुच्छेद के तहत है? 123 के तहत है, ये भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। ये पहले ही MPPSC में पूछा जा चुका है और दोबारा से पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 43 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार है, और अनुच्छेद 53(2) के तहत राष्ट्रपति का तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है, जबकि नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र भारत में किसी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है, इसका संवैधानिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ये तो था थ्योरी वाला पोर्शन, नोट्स को हमने देख लिया है। अभी इन्हीं नोट्स का रिवीजन नीचे MCQ में हो जाएगा, तो आप MCQ बड़े ध्यान से लगाइएगा, है ना। और MCQ से सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएगी। किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो UP RO ARO मेंस 2023 में आया हुआ प्रश्न है, और प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ये पूछा गया है कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो भारत का प्रधानमंत्री लगा के मत आ जाना। इसका सही आंसर है भारत का राष्ट्रपति। क्या है सही आंसर? भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। भारत एक गणराज्य है, इसका तात्पर्य है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष है निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो क्या है, भारत में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति के लिए, ऐसा नहीं है कि वंशानुगत हो। तो कैसा है, गणतंत्र का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है।
सत्य है, बिल्कुल ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ऐसा भी नहीं है। इसका जो आंसर है सी है। ए सही है परंतु आर गलत है ना। ए सही है परंतु आर गलत है। और ए क्या था, एक बार दोबारा से हम उसको देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ये सही कथन है, ब्रिटिश राजा से भिन्न है। ब्रिटिश राजा का जो पद है वो वंशानुगत है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का जो पद है वो वंशानुगत नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और इनमें क्या करना है, कथन दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। संघीय कार्यपालिका का जो मुखिया है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ये दोनों कथन सही है या गलत है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक कथन तो सही है, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, परंतु राष्ट्रपति की शक्तियों की भी सीमा है। संविधान के अनुच्छेद 53, ये जो बुक है ना इस प्रकार से बनाई। देखो हमें तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, तो पूरी बुक तो पढ़नी नहीं है। बुक तो बहुत बड़ी है, 500-600 पेज की है। हमें सिर्फ कुछ ही टॉपिकों को पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। लेकिन क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बन सकता है ना प्रीलिम्स परीक्षा में, और साथ ही 3 मार्क का भी आपके यहाँ से तैयार होते जा रहे हैं। आप बस लिखने की आपकी अगर आदत है ना, या फिर प्रैक्टिस की है थोड़ी बहुत, तो आप समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से। देखो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित हैं, इसलिए कथन ये सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति खुद कर सकता है, साथ ही उसके नीचे जो अधिकारी हैं उनके द्वारा भी वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का कार्यपालक अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति, क्योंकि अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? राष्ट्रपति में। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा इसका प्रयोग करता है। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालक अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 53। क्या है? आर्टिकल 53 इसका सही आंसर होगा। देखो ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में आया है और साथ ही पीएससी में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, अनुच्छेदों से क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट टाइम ही राष्ट्रपति से एक नहीं दो अनुच्छेदों से प्रश्न आए थे, तो इनको भी आपको ध्यान रखने हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। किस में है? राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में निहित किया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बिल्कुल सही कथन है। कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, ये सही है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, दूसरा कथन गलत है, अर्थात इसका सी आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 53(2) के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? ये राष्ट्रपति पर लागू होती है।
किस पर लागू होती है? यह उक्ति राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो ये होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। एमपीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। कथन और कारण में से बताना है कि सही उत्तर क्या है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये तो सही है। एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, यह भी सही है। अर्थात इसका सही आंसर सी है। ए और आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसके दो आंसर लिखे हैं बी एंड सी। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा, ये भी सही है, और अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, यह भी सही है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा निर्वाचन किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का। भारत के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? ये प्रश्न तो अभी हाल ही में एमपीपीएससी में आया है और फिर आगे देखने को मिल सकता है आपको, तो इसको ध्यान से समझेंगे। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य कौन? निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अर्थात चारों ही कथन सही है। तो किसमें है? 1 2 3 4, तो किसी में नहीं है। डी 1 3 4 राज्य विधानमंडलों के द्वारा के दोनों सदनों, ये गलत है। हाँ, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। दोनों सदनों नहीं है, सिर्फ विधानसभा है ना, विधान परिषद शामिल नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 3 और 4। परीक्षा में ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो एक बार समझ लेते हैं इसको। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है और इसमें प्रावधान है कि संसद के दोनों सदन, संसद के तो दोनों सदन, निर्वाचित सदस्य दोनों सदनों की, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, किसके? विधानसभाओं के। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल हैं। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचक मंडलों को अभी शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन दो केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं दिल्ली और पुदुचेरी। कौन सी है? दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और राज्यों की विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? इतनी बार रिवीजन हो जाएगा इस बुक में आपकी महत्वपूर्ण पॉइंटों का कि कहीं से भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। तो देखो, हमें बताना है, इसमें पहला है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो सभी तो नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सही है। राज्य विधानसभाओं के, हाँ ठीक है। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये भी सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये भी नहीं है। तो हमें काटना होगा पहले कौन कौन, जिसमें चौथा हो उसको गलत करना होगा। इसका आंसर सही इसमें दिया नहीं गया है ना, क्योंकि अभी हम ऊपर देख चुके हैं पहले कंडीशन की कौन कौन शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो एक बार दोबारा से फिर देख लेते हैं। राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। तो पूछा गया है राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा, ये वाला। ये भी वही क्वेश्चन है, तो अब हम इसको स्किप कर रहे हैं।
देखो वही के वही क्वेश्चन आते जा रहे हैं जब तक हम उनको स्किप करते जा रहे हैं, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन अलग है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है? तो पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। कौन सा सही नहीं है बताना है, मतलब गलत बताना है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं, ये दोनों ही कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें बताना है गलत कथन। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहता है, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, और इसका आंसर यही होगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम 50 कितने, इसमें जो आंसर है गलत है ना। तो ये पुराना क्वेश्चन है 2004 का, इसमें आंसर गलत है। अभी देख लेते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत भारत के राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों अर्थात सांसदों एवं विधायकों का प्रस्तावक होना आवश्यक है। साथ ही कम से कम 50 निर्वाचकों सांसदों विधायकों द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों एवं अनुमोदकों की जो संख्या थी वो मात्र 10 थी, अब इससे बढ़ा दी गई है। इस क्वेश्चन को हमें स्किप करना है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर भागफल की 1000 के गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना से है? तो इसका सही आंसर है सी, 1971 की जनगणना से। किससे? 1971 की जनगणना से। इसको हम पहले ही थ्योरी में देख चुके थे। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें योग्यता की बात की गई है। देखो, देश का नागरिक होना तो आवश्यक है, सांसद चुने जाने की योग्यता भी आवश्यक है, और आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। पढ़ा लिखा हो ये आवश्यक नहीं है। कितनी अजीब बात है ना। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे भारत का जन्म नागरिक होना चाहिए, ये कथन सही नहीं है ना, सही बताना है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, यह कथन सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो देखो, इसका आंसर सिर्फ बी ही होगा। तीसरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, संसद की नहीं। संसद में तो राज्यसभा भी आती है, इसलिए सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगर वो निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद उसे तुरंत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, विधानसभा या सांसद की। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 57। कौन सा है? अनुच्छेद 57। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। किसे सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति से संबंधित सभी विवादों को सिर्फ भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही हैंडल कर सकता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है अपने निर्वाचन की तारीख से अपने पद ग्रहण के दिन से। जिस दिन वह पद ग्रहण करता है उस दिन से वह अपने 5 वर्ष के कार्यकाल तक बना रहता है। साथ ही जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक भी बना रहता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार
भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। केवल संसद में ही इतनी पावर है कि वो भारत के राष्ट्रपति को हटा सकती है। इसका थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड खा के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 21 के उपबंध में अनुच्छेद 61 की बात है, 21 निकल गया मुंह से, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। तो पूछा जा सकता है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। रीति से सांसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से इसे हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार से? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे? महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है महाभियोग का आरोप। देखो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना, अब हम उनको छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि इस प्रकार से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसके पास है? तो ये है संसद के दोनों सदनों को। किसके पास ये अधिकार है? संसद के दोनों सदनों को महाभियोग चलाने का अधिकार है। संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर है 14 दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है राज्यों की विधानसभाएं। देखो क्या है, राज्यों की विधानसभाएं जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं, लेकिन जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो उस समय राज्य की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। आपको क्या लगता है, राज्य की विधानसभाओं को महाभियोग प्रक्रिया में भी भाग शामिल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है कैसी है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो इसकी सही आंसर है 6 माह में। कितने समय में? 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62(2) कहता है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाना शामिल है तो इस कारण से हुई रिक्ति के लिए निर्वाचन रिक्त होने की तिथि से पश्चात यथाशीघ्र या प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति की दशा में रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन अवश्य हो जाना चाहिए। कितनी? रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ये वही क्वेश्चन है, ये भी वही क्वेश्चन है, तो हम इसको स्किप करते जा रहे हैं। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पदभार का कार्य कौन संभालेगा? इसे संभालेंगे भारत के उपराष्ट्रपति। कौन संभालेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति। एमपीपीएससी में पहले पूछा जा चुका प्रश्न है। देखो तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो उनको स्किप करते जाएंगे। अनुच्छेद 65 जो है, अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त हो जाता है तो कार्यभार उपराष्ट्रपति के हाथों में चला जाएगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है मान लो,
तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कार्यभार उसको दिया जाता है। उसके ना होने पर भी अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होता है ना, उसको राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करना होगा। ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 के अनुसार है। अब हम इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्निर्वाचित किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? इसका सही आंसर है 44वें संविधान संशोधन के अनुसार। क्या है? 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 द्वारा अनुच्छेद 74(1) में एक परंतु जोड़ा गया, जिसके तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान किया गया है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? जब केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल अनुशंसा करता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति खालिस्तान की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वही मंत्रिपरिषद कर। किसकी अनुशंसा पर? मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर कर सकते हैं ऐसा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर अभी हम देख ही चुके हैं। देखो, जिस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं ना, हम क्या करते हैं, उसको स्किप कर दिया करते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है बताना है। वह संसद का एक संगठक भाग है, ये तो सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, यह भी सही है। तो वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, ये सही नहीं है ना, बाकी सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद का एक संगठक भाग है और अनुच्छेद 86(1) के तहत प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ होने में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है तथा वह संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी भी कर सकता है, परंतु वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 65 पर हम पहुंच चुके हैं और ये आगे का वीडियो है जो है वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि पार्ट ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको आसानी हो सके देखने में और आप बार बार इनका रिवीजन कर सकें। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अच्छा नहीं लग रहा है वो अच्छा नहीं है। जो अच्छा नहीं लग रहा है कभी कभी, लेकिन ये देखना है कि ये कंटेंट हमारे लिए बहुत यूजफुल है ना। अच्छा, इतने क्वेश्चन अगर आपने अभी तक लगा लिए होंगे तो एक बात सोचो और ये हमें बताओ कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। तो जहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, हमें वही कंटेंट पढ़ना है। ये तो और भी चीज़ें, नहीं तो और भी क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, तो इसको चक्र में नहीं फंसना है आपको। वही पढ़ना है जो ज़रूरी है। इस 50 मिनट की वीडियो में हमने इतना सारा कंटेंट कवर करा दिया है, कोई और नहीं करा सकता ना, किसी और चैनल पे होता है ऐसा। बाकी 2-2 3-3 घंटे ये पढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, करीब करीब 20 मिनट की क्लास है। जो अगली क्लास आएगी वो 20 मिनट की होगी, जिसमें राष्ट्रपति के से संबंधित सभी MCQ कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो इस पे आने वाले हैं।